हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आई होप सभी की पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी। हम कुछ दिनों से नहीं आ पा रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, बट अब सब ठीक है। तो वी आर बैक विद अ न्यू चैप्टर ऑफ एसएसटी। क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, इंडिया दैट इज भारत। आई होप आप सभी बच्चों को अब तक ये पता होगा कि इंडिया के ना बहुत सारे नाम रहे हैं। इंडिया इज द मोस्ट लेटेस्ट नेम, सबसे लेटेस्ट नेम जो है वो इंडिया है। तो आज हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि इंडिया के ये जो नाम है कैसे कैसे कहाँ कहाँ से इन नामों का उल्लेख हुआ है, कैसे कैसे ये नाम पड़े हैं इनके। श्री औरबिंदो जी ने एक बात लिखी है, इन इंडिया एट अ वेरी अर्ली टाइम द स्पिरिचुअल एंड कल्चरल यूनिटी वॉज मेड कंप्लीट एंड बिकेम द वेरी स्टफ of the life of all this great surge of humanity between the Himalayas and the two seas. इंडिया का जो स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिटी था ना वो बहुत पहले कंप्लीट हो गया था। मतलब हम बहुत आगे थे, हर एक जगह से, हर एक देश से, हर एक कॉन्टिनेंट से। और हमारा जो इंडिया है वो हिमालयस और दो सीज के बीच में आता है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि भाई किस किस तरीके से किस किस ने क्या क्या नाम रखा है। ये देखो, हमारा जो पुराना इंडिया है वो कुछ इस तरीके से है। देखो ये मैप है, इस मैप को आप ध्यान से देखो कि क्या क्या इसके अंदर है भाई। आई होप आप सभी ने ये हमारा प्यारा से इंडिया का जो मैप है वो देखा होगा। हिंदू कुश ऊपर सबसे लिखा हुआ है, फिर हिमालयाज हैं, फिर रिवर्स हैं, रिवर इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सरस्वती, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, इंदस, कृष्णा, गोदावरी। और ये देखो, ये नीचे आने के बाद कावेरी है, फिर ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है। ये हमारे इंडिया का मैप विद सम ऑफ इट्स रिवर्स। सो अब हम शुरू करते हैं, चलो। Today, the India we know is a modern nation with defined borders, defined states, and a known population. आज जो हम अपने इंडिया को जानते हैं, जो कि एक मॉडर्न नेशन है, इसके डिफाइंड बॉर्डर्स हैं, फिक्स्ड बॉर्डर्स हैं, स्टेट्स हैं, और एक पॉपुलेशन है जिसको बारे में हम जानते हैं। हाउ एवर इट वॉज वेरी डिफरेंट 500 years ago, 2000 years ago, और इवन 5000 years ago। लेकिन अगर हम बात करें 500 साल, 2000, 5000, 10,000 साल पहले की, तो हमारा इंडिया जो था वो बहुत ही डिफरेंट था। दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड which we often call the Indian subcontinent has had many different names and shifting boundaries। और जो ये आज के वर्ल्ड का जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, इसके जो है अलग अलग बाउंड्रीज होती गई, कभी छोटी कभी बड़ी, चेंजेस होते गए बाउंड्रीज में, और डिफरेंट डिफरेंट नाम्स भी हमारे इंडिया के रहे हैं। वी कैन लर्न अबाउट इंडियाज पास्ट एंड एवोल्यूशन फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज। और हम इंडिया के पास्ट के और एवोल्यूशन के बारे में बहुत ही अलग अलग सोर्सेज से जान सकते हैं। लेट अस एक्सप्लोर फ्यू ऑफ देम। इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, इंडिया हैज बीन कॉल्ड बाय मैनी नेम्स, both by its inhabitants and by visitors from outside। अब अगर हम इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बात करें ना, हमारे इंडिया के बहुत अलग अलग नाम रहे हैं। और जो इसमें हमारे इंडिया में इनहेबिटेंट्स, जो हमारे इंडिया में रहने वाले लोग थे, उन्होंने अलग अलग नाम दिए। जो बाहर से ट्रेवलर्स आते थे, उन्होंने में भी बहुत अलग अलग नाम दिए। दीज नेम्स
come to us from ancient texts, accounts of travelers and pilgrims and inscriptions. पुराने जो टेक्स्ट हमें मिले हैं, ट्रैवलर्स जो आए थे उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं, पिलग्रिम्स जो आते थे, इंस्क्रिप्शंस जो किताबें लिखी गई हैं, जो दीवारों पे लिखा हुआ है, जो फोटोज मिले हैं, उनसे हमें पता चलता है अलग अलग नाम रखे गए थे. हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया. अब इंडियंस ने नेम इंडिया कैसे रखा गया, हम ये शुरुआत करते हैं. द ऋग्वेद इन इंडिया मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट. ऋग्वेद आप सबको पता है कि हमारे इंडिया का सबसे पुराना लिखा हुआ एक ग्रंथ है, एज वी विल सी इन चैप्टर 7. और ये हम किस में पढ़ेंगे, चैप्टर 7 में पढ़ेंगे. इट इज several thousand years ago. It gives the northwest region of the subcontinent the name Sapta Sindhva, that is the land of the 7 rivers. और जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है ना, तो ऋग्वेद में उसका नाम हमें मिलता है सप्त सिंधवा. ये 7 रिवर्स, ये 7 रिवर्स जो है मेनली ये, ठीक है. तो इससे हमारे पुराने टाइम पे नाम था सप्त सिंधवा, 7 रिवर्स. The word Sindhva comes from Sindhu, which refers to the Indus River. Indus River का जो पुराना नाम था सिंधु नदी, वहां से आया है सिंधवा, और at times to a river in general. Moving on in time, we see names for other parts of India appear in the literature. जैसे जैसे हम टाइम में आगे बढ़े, तो लिटरेचर के अंदर जो है बहुत अलग अलग नाम हमें इंडिया के मिलते हैं. The Mahabharata is one of the India's most famous texts. We read about it in the theme our cultural heritage and known traditions. महाभारत के बारे में आप सभी जानते हैं बच्चों कि महाभारत एक बहुत ही फेमस टेक्स्ट है जिसके अंदर बहुत कुछ दिया गया है, लिखा गया है हमारे इंडिया के बारे में. इंटरेस्टिंगली इट लिस्ट्स मैनी रीजन्स सच एज कश्मीरा. अब इसके अंदर ना बहुत अलग अलग जगहों के बारे में भी लिखा गया है, जैसे कि कश्मीरा जो कि आज के टाइम पे कश्मीर बोलते हैं हम. कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो कि आज हरियाणा के अंदर आता है. वांगा, पार्ट्स ऑफ बंगाल. प्रगज्योतिषा, रफली टुडेज आसाम. कच्छ जो आज के टाइम पे कच्छ बोला जाता है, पहले कच्चा बोलते थे. केरला जो आज भी केरला ही जाना जाता है, एंड सोन. और उसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं. But when we do come across a name for the entire Indian subcontinent, because ancient Indian texts are difficult to date, this is not an easy question to answer. अब अगर हम पूरे एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं, तो पुराने जो टेक्स्ट हैं उनका एग्जैक्ट डेट तो हम नहीं बता सकते क्योंकि बहुत ही मुश्किल है. बट जो हमारे पास है उसके बारे में हम बात करते हैं. द महाभारत, सॉरी, the Mahabharata uses the terms Bharatvarsha and Jambudvipa, and scholars generally agree that this long poem was written from a few centuries BCE onward. अब भारत में 2 नाम दिए गए हैं, भारतवर्ष और जम्बुद्वीपा. बहुत बढ़िया. तो अब हम ये पढ़ते हैं कि ये दोनों नाम कैसे पढ़े थे. The term Bharatvarsha clearly extends to the entire subcontinent and the text includes the names of numerous rivers and peoples. अब भारतवर्ष जो है उसको पूरे सबकॉन्टिनेंट के बारे में लिखा गया है, जिसके अंदर जो है अगर हम बात करें इस टेक्स्ट के अंदर बहुत सारी रिवर्स के बारे में बात की गई है, बहुत सारे अलग अलग लोगों के बारे में बात लिखी गई है. सो भारतवर्ष मीन्स द कंट्री ऑफ द भारत. Bharata is a name that appears in the ऋग्वेद. ऋग्वेद में भी भारत लिखा गया है, शब्द है, नाम है उसके अंदर. Where it refers to one of the main Vedic groups of people. और जो वैदिक ग्रुप था पीपल का, मेन वैदिक ग्रुप, उसके बारे में रेफर किया गया है. In later literature, several kings named Bharata are mentioned. और उसके बाद में जो लिटरेचर लिखा गया है उसके अंदर भी बहुत सारे किंग, राजाओं के जो नाम थे वो भारत थे. The second term, Jambudvipa, means the island of the fruit of jamun tree. अब हमारे देश में जो है जामुन के बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो ये लिखा गया है जम्बुद्वीपा, इसलिए नाम लिख पड़ा है कि आइलैंड ऑफ फ्रूट ऑफ जामुन ट्री. जामुन के ट्री बहुत सारे थे तो इसलिए आइलैंड ऑफ जामुन ट्री. दिस इज इंडीड
A common tree native to India, also called jambul tree और जम्बुल ट्री भी बोला जाता है, मालाबार प्लम ट्री एटसेट्रा, अलग अलग नाम से जाना जाता है. जम्बूद्वीपा केम टू मीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और जम्बूद्वीपा जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बोला गया. इनफैक्ट we get a good clue for an Indian emperor. His name is Ashoka, and we will meet him later. For now, we can take his date to be about 250 BC. अब 250 BC में अशोका एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए हैं इंडिया के अंदर, इंडियन एम्परर. उसके बारे में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन इनको हम जो है अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. As we will see, he left us many inscriptions. अब उन्होंने ना बहुत सारे इंस्क्रिप्शन छोड़े हैं, अलग अलग नाम, अलग अलग चीजें जो इंडिया के बारे में बहुत कुछ बताता है. In one of them he used the same name Jambudvipa to describe the whole of India, which at time included what is today Bangladesh, Pakistan, as well as parts of Afghanistan. अब उनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें ये नाम लिखा गया है जम्बूद्वीपा, जो कि पूरे इंडिया के लिए यूज किया गया, जो कि अगर हम बात करें आज के टाइम पे, उस टाइम पे अगर हम बात करें तो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और कुछ लोकेशंस, कुछ जगहें अफगानिस्तान की भी इंक्लूडेड थी उसके अंदर. ये अब इंडिया का एक छोटा सा मैप इन्होंने और दिया है, जिसके अंदर पुराने टाइम के जो जगहें थी, क्या क्या लिखा जाता था, क्या क्या बोला जाता था. जैसे अगर हम बात करें इधर ये गुजरात की तरफ, तो सौराष्ट्र, विदर्भा, ऊपर अगर हम बात करें तो कंबोज, अंबस्विता, शिवी, ये पुराने नाम हैं. A few centuries later, Bharat became the name generally used for the Indian subcontinent. और कुछ सेंचुरीज के बाद भारत जो है जनरली इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए यूज होने लगा. फॉर इंस्टेंस, इन एन एंशिएंट टेक्स्ट कॉल्ड द विष्णु पुराण वी रीड. अब विष्णु पुराण में एक चीज लिखी गई है जो हम पढ़ते हैं, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमद्रस्य च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नामा. The country that lies north of the ocean and south of the snowy mountains is called Bharat. तो विष्णु पुराण में भी ये बात लिखी गई है कि ओशियंस जो है नॉर्थ में, ओशियंस के नॉर्थ में और हिमालयस के साउथ में जो लैंड है उसका नाम भारत है. दिस नेम भारत रिमेन्स इन यूज इवन टुडे. आज भी भारत हम इस्तेमाल करते हैं. इन नॉर्थ इंडिया इट इज जनरली रिटन एज भारत, while in South India it is often Bharatam. अब नॉर्थ इंडिया में भारत लिखा जाता है, और अगर हम साउथ की बात करें, साउथ इंडिया में इसी चीज को भारतम लिखा जाता है. It is interesting to note that different parts of the country adopted a similar definition for India. For instance, a poem of ancient Tamil literature from about 2000 years ago praises a king whose name is known from Cape Kumari in the south. अब अलग अलग लिटरेचर में ना इंटरेस्टिंगली डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो लिटरेचर हुए सब ने सिमिलर डेफिनेशन दी है इंडिया की. जैसे कि अभी इन्होंने बात किया, तमिल लिटरेचर में एक पोएम लिखी गई है करीब करीब 2000 साल पहले, एक राजा का नाम, केप कुमारी इन द साउथ फ्रॉम द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ फ्रॉम द ओशियंस ऑन द ईस्ट एंड ऑन द वेस्ट. अब साउथ में थे तो ईस्ट में और वेस्ट में उनके ओशियंस है, और नॉर्थ में क्या है, हिमालयाज है. वही बात लिखी गई है. You can now recognize the great mountain in the north, and it should not be difficult to identify Cape Kumari. It looks like ancient Indians knew their geography well. तो इससे आप क्या समझते हैं, जो पुराने एंशियंट इंडियंस थे वो अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जियोग्राफी बहुत अच्छे से जानते थे, तभी तो ये चीजें लिखी गई हैं. हाउ फॉरनर्स नेम्ड इंडिया. अगर हम बात करें फॉरनर्स ने इंडिया के क्या क्या नाम रखे. The first foreigners to mention India were the Persians, the ancient inhabitants of Iran. ईरान के जो इनहेबिटेंट्स थे पर्शियंस, उन्होंने सबसे पहले इंडिया का मेंशन किया था.
In the 6th century BCE, a Persian emperor launched a military campaign and gained control of the region of the Indus River, which, as we saw, was earlier called Sindhu. अब पर्शियन एम्परर ने ना, एक एम्परर थे जिन्होंने मिलिट्री कैंपेन चलाया और इंडस रिवर के आसपास का जो भी रीजन था, जो भी जगहें थे, उन पे कंट्रोल पा लिया था और बाद में उसी जगह को सिंधु भी बोला गया. So it is no surprise that in their earliest records and stone inscriptions, stone पे inscriptions होते थे, the Persians referred to India as Hind, Hidu or Hindu, which are adaptations in their language of Sindhu. अब सिंधु के अलग अलग नाम बोले गए, जैसे हिंद बोल दिया, हिंदू हिंदू बोल दिया, हिंदू बोल दिया. Note that in ancient Persian, Hindu is a purely geographical term. It does not refer here to the Hindu religion. अब पर्शियन जो जियोग्राफिक, ये हिंदू का शब्द जो इस्तेमाल किया गया है एंशियंट पर्शियन में, वो ज्योग्राफी के लिए इस्तेमाल किया गया है. उसका कुछ भी लेना देना आज के हिंदू रिलीजन के बारे में कुछ भी लेना देना उसका नहीं था उस टाइम पे. सिंधु से हिंदू बना दिया था. बेस्ड ऑन दीज पर्शियन, अब उसका भी कारण है क्योंकि ग्रीक में जो है एच वर्ड ही नहीं होता है. Based on these Persian sources, the ancient Greeks named the region Indoi or Indaik. They dropped the initial letter H of Hindu because this letter did not exist in their Greek language. तो इसलिए सिंधु का हिंदू हुआ और फिर इंदोई और इंदाइक हुआ. The ancients, और फिर उसके बाद आप चाइनीज की बात करते हैं. बहुत सारे ट्रेवलर्स आए हैं भाई इंडिया में. The ancient Chinese also interacted with India. In several texts, they referred to India as Yintu or Yindu. This word also originally comes from Sindhu. अब ये भी सिंधु से ही आया. सिंधु का देखो हिंदू बना, हिंदू का फिर इंदू और यिंदू बना. प्रोनाउंसिएशन और जिस तरीके से वो लिखते थे उस तरीके से नाम पड़े हैं. अब ये देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है ये. इसमें सबसे पहली लाइन लिखी है यहाँ पर, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1. India, that is Bharat, shall be a union of states. India, that is Bharat. इसको आप सभी अपने बुक में पढ़ सकते हैं इजीली. Another Chinese word. अब एक हुई तसांग जो है चाइनीज ट्रेवलर थे जो ऑलमोस्ट आए थे हमारे इंडिया में, काफी समय तक रहे, 17 साल करीब करीब वो रहे और यहाँ के जो चीजें थी, लिटरेचर था, मैन्यूस्क्रिप्ट थे, वो अपने साथ लेके गए थे. ठीक है. और फिर उन्होंने अपनी जो है लैंग्वेज में उनको चेंज किया था. Another Chinese word also derived from Sindhu was Tianzu. अब सिंधु का एक और वर्ड चाइनीज में आया जिसको बोला जाता है Tianzu. But this word could also be understood as heavenly master. This reflects the respect the ancient Chinese had for India as the land of the Buddha. अब इस चीज से आप ये समझ सकते हैं इंडिया के बारे में कितनी रेस्पेक्ट थी सभी के अंदर. ठीक है. लैंड ऑफ बुद्धा बोला गया. चाइनीज आज भी फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं. यू आर प्रोबेबली क्वाइट फेमिलियर विद द मोर रिसेंट टर्म हिंदुस्तान. अब आज जो मोस्ट रिसेंट वो टर्म है हिंदुस्तान, बट यू मे नॉट नो दैट इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन अ पर्शियन इंस्क्रिप्शन सम 1800 ईयर्स अगो. हम बोलते हैं हिंदुस्तान सबसे नया, लेकिन ये भी जो है करीब करीब 1800 साल पहले पर्शियन इंस्क्रिप्शन पे लिखा गया है. Later on, this became the term used by most invaders of India to describe the Indian subcontinent. और उसके बाद जितने भी इन्वेडर्स हुए मेनली फिर इंडियन सबकॉन्टिनेंट को हिंदुस्तान के नाम से इन्होंने बोला है. अब ये जो एक छोटी सी टेबल है आप कंप्लीट कर सकते हैं. लैटिन में इंडिया, इंग्लिश में इंडिया, फ्रेंच में इंदे बोलते हैं, चाइनीज में आपने अब ये पढ़ा है यहाँ पर क्या बोलते हैं. ठीक है. पर्शियन में आप ऊपर पढ़ सकते हैं, ग्रीक में भी और अरेबिक एंड पर्शियन में भी. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. कुछ ज्यादा इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, इजी क्वेश्चन आंसर्स हैं. अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आता है, कोई भी क्वेश्चन आंसर वो बात करना चाहता है, पूछना चाहता है, हमें यूट्यूब पे टेक्स्ट कर सकता है, कमेंट कर सकता है. डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उस पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं और मैं फिर आपकी श्योरली हेल्प करूंगा. 1-on-1 सेशन ले लेंगे.
कोई इशू नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा वो भी। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आएगा। टेक केयर, बाय।